गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हैं और रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए बाय देयर फाइनल यूज़र्स, जो भी उनके लास्ट यूज़र्स होंगे यानी फाइनल यूज़र्स होंगे। अब यहाँ पर फाइनल यूज़र्स जो हैं दो तरीके से हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और फाइनल गुड्स को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी हैं अब यूज़ करने के लिए बाय देयर फाइनल यूज़र्स, और यहाँ पर कंज्यूमर जो हैं वो होते हैं उनके फाइनल यूज़र। कंज्यूमर इन सब गुड्स को इसलिए परचेज करते हैं कि उनकी जो वांट्स हैं वो उनको सेटिस्फाई कर सकें। इसके एग्जांपल्स हो गए ब्रेड एंड बटर और अदर जो भी नेसेसरीज प्रोडक्ट होते हैं वो हो गए। उसके बाद फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइनली इन गुड्स को परचेज करते हैं, और ये जो हैं जनरली फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं वो इसलिए कि आगे के जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो लोग वो कर सकें। सो final producer goods are finally purchased by the producers and are generally used as the fixed assets in the process of production. Examples हैं इसके ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। ये जो है मेनली जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और इसके भी अदर एग्जांपल्स हो गए प्लांट एंड मशीनरी, जो भी अदर फिक्स्ड एसेट्स हो गई। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर लगाया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा लगाया जाता है गुड्स के ऊपर उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब हमें अगर फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर निकालना होगा टोटल, तब हम क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा फाइनल गुड्स पर वो निकल आएगा। अब इसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू लगनी बाकी है, और वो रेडी भी नहीं है फाइनल यूज़र्स को देने के लिए कि उनको फाइनल यूज़र्स जो हैं यूज़ कर सकें। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म। एक फर्म जो है दूसरी फर्म से परचेज करती है एज अ रॉ मटेरियल और एज अ गुड्स फॉर रीसेल। यहाँ पर मैंने आपको दो डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, बट आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाली डेफिनेशन आप ज़रूर लिखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल। अब देखो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड की गई है। अब शर्ट्स परचेज की है फर्म एक्स ने फर्म वाई से, अब उसको वो रीसेल करेगी, और रीसेल करेगी तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अगर उसने 900 में अगर शर्ट ली है तो वो 100 रुपीज़ और ऐड करेगी, उसको 1000 रुपीज़ में सेल करेगी, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगी। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू ऐड की जाएगी हम इसलिए उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, कि अभी इसमें और वैल्यू ऐड होना बाकी है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी कंपनी ने वीट खरीदा, उससे बिस्किट बनाना है। अब उसके अंदर जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, अब वीट तो फाइनल गुड है, कंज्यूमर भी परचेज करेगा और प्रोड्यूसर भी, लेकिन ये प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसने परचेज तो करा, अब लेकिन उसमें वो और भी वैल्यूज़ ऐड करेगा, उसमें और भी रॉ मटेरियल को ऐड करेगा। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पर लगाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप लोग जैसे 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च तक का जो ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर होता है, और कैलेंडर ईयर वो होता है जो कि कैलेंडर में गिवन होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो जितना भी अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंडिचर किया है प्रोड्यूसर ने उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। उसके बाद द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। जो सेम गुड है वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है
जो शुगर है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स एज एन इंटरमीडिएट गुड। बट जो शुगर है अगर किसी हाउस होल्ड ने यूज़ की है अपनी चाय बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। यहाँ पर एक ही शुगर है और उसको दो तरह से यूज़ किया जा रहा है, एक तो प्रोड्यूसर के द्वारा और एक हाउस होल्ड के द्वारा। जो हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है वो उसके लिए फाइनल गुड है, लेकिन जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि बाद में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू को ऐड करेगा। अब हम आते हैं आगे इसके डिफरेंस पर। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट गुड्स, पहला है कि दीज गुड्स रिमेन्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स। ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया होता और रेडी भी नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर होते हैं, क्रॉस कर चुके होते हैं और रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये जो गुड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाएंगे बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन ये फाइनल गुड्स जो हैं रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं किए जाते, किसी भी तरह से प्रोडक्शन नहीं की जाती इनकी। और उसके बाद है ये जो गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनको रीसोल्ड किया जाता है और उससे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल गुड्स हैं उसको रीसोल्ड नहीं करती हैं कोई भी फर्म्स और किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू ऐड की जाती है, लेकिन फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, बाद में नहीं होती। वैसे तो जो गुड्स आप परचेज करते हैं उसमें वैल्यू तो ऐड होगी, लेकिन आप हाउस होल्ड हैं, आपने परचेज़ किया और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया, तो आप किसी भी तरह की कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। जैसे शुगर में हमने एग्जांपल लिया था कि शुगर जो है एक प्रोड्यूसर ने ली बिस्किट्स बनाने के लिए, अब वो उन बिस्किट्स बनाने के लिए भी उसमें कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, उस शुगर को लिया और कंज्यूम कर लिया, आपने टी बना ली, मिल्क बना लिया, तो इस तरह से आपने किसी भी तरह की कोई वैल्यू ऐड नहीं की। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो होते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। फिर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर, जो फाइनल गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उनको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसका निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको जो जब नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, तब उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं उनको नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट निकालने के टाइम पर इंक्लूड किया जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और जो हमारे फाइनल गुड्स हैं, अब इनको हमने नेशनल इनकम में, इसको तो हमने ऐड कर लिया फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऐड किया, इंक्लूड किया। लेकिन हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको हमने नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट निकालने के टाइम पर, उनको एस्टिमेट करने के टाइम पर इंक्लूड नहीं किया। अब ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मान लीजिए शुगर का प्राइस पर केजी है 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पर जब उन्होंने बिस्कुट्स बनाए तब उसके बाद इन्होंने कहीं वैल्यू ऐड की। अब वैल्यूज़ ऐड करने के बाद जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ बाय द प्रोड्यूसर, सो यहाँ पर वैल्यू ऐड हुई, तो ये जो है ये इसका जो टोटल आया वो आया 60। मान लीजिए लेबर का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे ऐड हुए तो 60 रुपीज़ का पड़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस वाली चीज़ की तो वैल्यू ऑलरेडी ऐड है ना, सो हमने जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड किया। अगर हम इसको भी ऐड कर देते, नेशनल इनकम में 40 को भी ऐड कर देते इंटरमीडिएट गुड्स को, और जो फाइनल गुड ये निकल कर आया, ये तो फाइनल गुड निकल कर आ गया, जो भी वैल्यूज़ ऐड हुई उसके बाद कंज्यूम करने के लिए रेडी हो गया और ये फाइनल गुड निकल कर आ गया। अब अगर हम इसमें 60 और ऐड कर देते तो ये क्या हो जाता, डबल काउंटिंग, कि हमारी जो 40 रुपीज़ है उसको डबल काउंट किया गया।
सो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है इंटरमीडिएट गुड्स में, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी सिर्फ बात बताई है, इसका डिटेल जो है हमारे नेशनल इनकम के चैप्टर में बहुत अच्छे से गिवन है, सो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इंटरमीडिएट गुड्स अगर हमारे पास हैं तो उस केस में यहाँ पर तो ये इंटरमीडिएट गुड है, अभी यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ और भी ऐड होनी बाकी हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज़ बिना ऐड किए ऐड कर दिए, फिर ये भी हमारा फाइनल गुड बन गया, तो इसकी भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर जो 40 रुपीज़ और ऐड हुए हैं ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, जबकि इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, 40 रुपये का और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, दोबारा 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। अब आगे का टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी हमने पढ़ा कि जो भी हम फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं वो होते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो हम लोग जो कंज्यूमर के द्वारा मेनली एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी हमने किया। सो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूम किया जा रहा है इकॉनमी में उसका टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब कंज्यूमर्स को भी यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली 3 पार्ट्स में। हाउस होल्ड्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक NGOs, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स। उसके बाद यहाँ पर जो है हाउस होल्ड्स जो हैं कंज्यूमर गुड्स को बाय करते हैं फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। यहाँ पर 3 तरह से डिवाइड किया गया, हाउस होल्ड, द गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो तो बाय करते हैं कंज्यूमर गुड्स को अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स को बाय इसलिए करती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके उन गुड्स को डिफेंस फोर्सेस में, या फिर मिड डे मील्स दे सकें। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें जो मिड डे का खाना होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और सच अदर पर्पसेस, और बाकी कोई और पर्पस होगा गवर्नमेंट का तब वो देती है। उसके बाद नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स को बाय इसलिए करते हैं कि वो उसको चैरिटी के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है। सो यहाँ पर इन तीनों का एक्सपेंडिचर अगर हम मिलाएं तो इसका मतलब क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल आएगा। सो इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा। देखिए फॉर्मूले को, एग्रीगेट का मतलब मैंने अभी बताया टोटल, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है। अब यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब आ गया कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल क्या होती है कि जब आप बिज़नेस नया खोला है या बिज़नेस आप चला रहे हैं तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ये अकाउंट्स में सभी पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जब हम कैपिटल को फॉर्म करते हैं और कैपिटल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और अ प्रोसेस डैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल को भी इंक्रीज़ किया जाता है। लार्जर द कैपिटल स्टॉक, जितना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक होगा प्रोड्यूसर्स के पास उतनी उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स और सर्विसेज को। अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा का मतलब होता है, अब देखो I का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, K का मतलब हो गया कैपिटल स्टॉक, और डेल्टा K का मतलब हो गया कि कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आया है साल में। अब यहाँ पर चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल में जितना भी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर को इंक्रीज़ किया जाता है, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं प्रोड्यूसर की वो उस टाइम पर वो परचेज करेगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कितने अकाउंटिंग ईयर में उसने कितनी और एसेट्स को परचेज किया वो सारा यहाँ पर देखा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स हमारी कौन सी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला, या आप कह सकते हो कि जो भी चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर
change of fixed investment during an accounting year. ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर के पास कितना स्टॉक है फिक्स्ड एसेट का एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और कितना स्टॉक है एट द बिगिनिंग. एंड में से बिगिनिंग को माइनस कर दो. इसका सिंपल से ये बात ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. ठीक है, इतना बड़ा सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है बनाने के लिए कि हाँ आप फॉर्मूला अच्छे से लिख सकें. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एंड में होना चाहिए. तो इसको आप सिंपली ध्यान में रख सकते हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे तो आपका जो चेंज है फिक्स इन्वेस्टमेंट में वो निकल आएगा. ठीक है, सो एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. उसके बाद फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. अब आती है इसकी सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. क्या इंपॉर्टेंस है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करती हैं, फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीजमेंट लेकर आती हैं बाय द प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर ने कितनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और की है. सो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है प्रोड्यूसर्स की वो रेज हो जाती हैं. ठीक है, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी रेज हो गई यहाँ पर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट देगी. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो और प्रोडक्शन किया प्रोड्यूसर ने, सो उसको क्या मिला, हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिला इकॉनमी में. सो इकॉनमी को यहाँ पर फ़ायदा हो गया. अब जितना हायर लेवल ऑफ आउटपुट उसने गेन किया है इकॉनमी ने, लीड्स टू हाई, इससे क्या होगा, हायर रेट ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ होगी जिसको हम बोल सकते हैं जीडीपी ग्रोथ. अब देखो इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो. आपने ये बोलना है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्रीज़ होती है तब होती है जब प्रोड्यूसर जो है कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करेगा, और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है. अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो उसके बाद लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ा. अब जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो एक जीडीपी ग्रोथ हो गई. ठीक है, अब इसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एट द पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर जो है अपने पास स्टॉक रखता है. अब वो स्टॉक 3 तरह का होता है. फिनिश गुड्स जो कि अनसोल्ड है अभी, और सेमी फिनिश गुड्स जो कि आगे यूज़ होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, और रॉ मटेरियल वो भी आगे यूज़ होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में. सो दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक. इसको हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री स्टॉक. और ये जो स्टॉक होता है ये बार बार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और जो भी चेंज हुआ है इन्वेंट्री स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वो निकालना है. तो इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सिंपली याद करने का वही चीज़ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अब इसके बाद आती है इनकी सिग्निफिकेंस. सबसे पहला है कि ये जो है किसी भी तरह का अनइंटरप्टेड नहीं होता. जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं सप्लाई करने में, प्रोडक्शन को करने में, तो वो सारे यहाँ से दूर हो जाएंगे. आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होगी तो आप फटाफट से प्रोडक्शन कर सकते हैं. विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड देयर डे टू डे परचेजेस फ्रॉम द मार्केट. अगर इनफ स्टॉक होगा प्रोड्यूसर के पास तो उसको डेली परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर को फ़ायदा ही होता है. क्योंकि जो भी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं मार्केट में रिलेटिंग टू द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उसको बाद में जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल हो रहा है पता नहीं भी होता, तो ये सारी जो भी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं. अब प्राइस एकदम से बढ़ गया लेकिन उसके पास तो इनफ स्टॉक है, वो कम प्राइस का वो बनाएगा तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी और प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा. सो यहाँ पर इसका जो है अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो अवॉइड हो जाती हैं. अब यहाँ पर 2 तरह से इन्वेंट्री स्टॉक को बताया गया है. एक आता है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और एक आता है अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. डिज़ायर वो होते हैं जो कि प्लान किए होते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, और ये जो है मेंटेन किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि जो भी फ्यूचर डिमांड होगी उनसे वो मीट कर सके, सारी की सारी फ्यूचर डिमांड्स को फुलफिल कर सके. अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं, प्रोड्यूसर ने प्लान नहीं किए होते, और ये जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक्स होते हैं इनसे जो है प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस भी होते हैं. सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.